कृषक उत्पादक संगठनों की कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु मंडल स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित मंचासीन संयुक्त कृषि निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी और इस हॉल में उपस्थित समस्त एफपीओ, किसान बंधुओं, भाइयों बहनों, आज सुबह से हम लोग विभिन्न विषयों पर कृषि से संबंधित बीज, दुग्ध उत्पादन इत्यादि पर चर्चा कर रहे हैं। अब मुझे इस मंच से दो चीजों के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, एक तो निर्यात और एक जीआई। इसके संबंध में मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच एफपीओ लोग हैं, पहले तो ये जान लें, इसके पहले भी कई बात हुई होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2019 प्रख्यापित की है और उस नीति को धरातल स्तर पर लागू करने के लिए शासन स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटियों का गठन किया गया जो कार्यरत हैं। जिले स्तर पर जिला कृषि सुविधा इकाई माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में है, मंडल स्तर पर माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन है और राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन है। हमारे एफपीओ भाइयों को 3-4 चीजों के बारे में बहुत सजग और जागरूक होने की जरूरत है। इसमें ये है कि आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप शायद बता नहीं पाएंगे कौन है। हमें लगता है पदनाम ही नहीं बताया सब। प्लीज आप पदनाम बताइए, जिले में स्ट्रक्चर बताइए, जिले में है कौन आपका। हाँ, ऐसा है, ये हमारे यहाँ कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग है। वहाँ का हमारे यहाँ जो कृषि विपणन का मंडलीय कार्यालय सहायक कृषि विपणन अधिकारी वाराणसी मंडल पहाड़िया मंडी में है और जनपद में हमारे जनपद में ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक के कार्यालय हैं, सभी जनपदों में हैं। वहाँ पर कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए जनपद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित है। कोई भी एफपीओ अपना, जैसे क्लस्टर की बात आई, हम आगे शुरू कर रहे हैं। क्लस्टर बनाने के लिए जिला क्लस्टर सुविधा इकाई में जो एफपीओ हैं अपना, इसमें पहले तो ये बताएं कि एक क्लस्टर बनेगा कैसे और उसका क्या अनुदान है। क्लस्टर खेती किसानी के लिए विभिन्न जिन्सों के लिए कृषि उत्पाद या औद्यानिक फसलें जो भी हैं वो एक क्लस्टर बनाएंगे। उसके लिए 50 हेक्टेयर जमीन एक ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए। पहले ये 20 हेक्टेयर की निरंतरता में व्यवस्था थी, लेकिन बनारस से ही माननीय आयुक्त महोदय के अथक प्रयासों से ये 20 हेक्टेयर की निरंतरता को खत्म करते हुए 50 हेक्टेयर जमीन का प्रोविजन हो गया कि एक ब्लॉक में किसी जिन्स का, मान लीजिए हरी मिर्च है तो 50 हेक्टेयर एक ब्लॉक में वो होनी चाहिए। वो एक एफपीओ या एक किसान अपना एक क्लस्टर बना सकता है। यदि वो 50 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाता है तो राज्य सरकार द्वारा उसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी है और वो सब्सिडी उसको 5 वर्षों में मिलेगी। शर्त उसमें ये है कि उस क्लस्टर से उत्पादित उत्पाद को 30% वो एक्सपोर्ट करे। क्लस्टर बनने का तरीका या उसका कैसे आपको ये मिलेगा, क्लस्टर के लिए ये है कि आप जो एफपीओ हैं वो उस ब्लॉक से अपने साथ जुड़े हुए समस्त किसानों का जो खसरा खतौनी है, मतलब जमीन है, उसका डिटेल लेके हमारे ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक या जहां ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक नहीं है वहां जिले के जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से हमारे यहाँ मंडलीय कार्यालय में आ जाए। हम उसको जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, तो जिलाधिकारी महोदय को ये अधिकार है नीति के तहत कि जो जिन्स है, मान लीजिए मिर्च है तो उस जनपद का ये जिला उद्यान अधिकारी, और यदि कोई कृषि संबंधित जिन्स, मान लीजिए धान है, गेहूं है, इसका कोई क्लस्टर बनाता है तो वहां के जिला कृषि अधिकारी एक मेंबर रहेंगे। एक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग का ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक उसका एक सदस्य रहेगा
और रेवेन्यू का चूंकि मामला है, उसके लिए जिलाधिकारी द्वारा एक नामित सदस्य होगा। ये 3 स्तरीय कमेटी उस क्लस्टर के लिए भौतिक सत्यापन करेंगे कि वास्तव में ये किसान हैं, वास्तव में इनकी 50 हेक्टेयर जमीन है, और वो एक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराएंगे। वो रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के जो जिला क्लस्टर सुविधा इकाई में जाके मीटिंग होगी, सारे सदस्य रहेंगे उसमें विभिन्न विभागों के, जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, गन्ना विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य विभाग है, ये सारे के सारे लोग रहेंगे और उसका अप्रूवल होगा। जब वो क्लस्टर बन गया, अब वो आदमी अपने उत्पाद को कहीं विदेश में बेचता है उस क्लस्टर को, तो उस क्लस्टर पर उसको 30% मिनिमम उत्पाद का 30% एक्सपोर्ट करेगा तो उसे 10 लाख रुपए सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। और उस एक क्लस्टर के बाद यदि वो अगला क्लस्टर अगले 100 हेक्टेयर 50 से 100 हेक्टेयर तक एक, और उसके बाद हर 50 हेक्टेयर पर यदि वो क्लस्टर का निर्माण करता है तो उसे अतिरिक्त 6 लाख रुपया के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। ये तो क्लस्टर की बात हुई। दूसरा ये है कि जो हमारे किसान बंधु निर्यात कर रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ निर्यात सब्सिडी में ये इसकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी प्रोविजन है। यहाँ के लोग ले भी रहे हैं। बनारस में 2-3 हमारे ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो इसका फायदा भी ले रहे हैं। ज्यादातर फायदा, जैसे 80% जो एक्सपोर्ट सब्सिडी का फायदा है जो हम लोगों के यहाँ से दी गई है, वो बाहरी जो एक्सपोर्टर हैं जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं वो ले रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस सब्सिडी को आप सीधे लें, ऑनलाइन उसकी व्यवस्था है, आप अप्लाई करें और वो सब्सिडी लें। यदि आप अपने उत्पाद को वायु मार्ग से अथवा जल मार्ग से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से सरकार द्वारा सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। और यदि वायु मार्ग से थल मार्ग से सड़क के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो 5 रुपया पर केजी की सब्सिडी का प्रोविजन है। ठीक। इसमें भी एक यही बनारस मंडल के ही इसी हॉल से ये तय हुआ था। आप ही लोगों के बीच में कृषक भाइयों ने एक बात कही थी कि साहब ठीक है, गाजीपुर से कोई आदमी मिर्च लेके आया और बाबरपुर स्टेशन तक, बाबरपुर एयरपोर्ट तक आया, तो उस भाड़े का क्या करेंगे? उसमें भी सरकार ने आपकी बात मानी और अब उन्होंने कह दिया कि फील्ड से लेके जो यहाँ तक बाबरपुर एयरपोर्ट तक या कार्गो तक या कहीं भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब्सिडी भी उसी यात्रा में शामिल कर ली जाएगी और वो सब्सिडी भी आपको मिलेगी। तो ये भी आपकी अच्छी पहल है। आप लोगों से हमें अनुरोध इस यहाँ के माध्यम से, इस फोरम से करना चाहूंगा कि क्लस्टर में आप लोग उतनी तत्परता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक आर शार्दुल विक्रम जी हैं, पता नहीं, उन्होंने भी अपनी एक समस्या, अभी पिछली बार जो आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने उसी फोरम पे 2-3 लोग मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 चीजों के लिए डिमांड की थी। एक तो ये कहा था कि आम, जैसे लंगड़ा आम है, अभी हम जीआई की भी बात करेंगे, लंगड़ा आम का एक्सपोर्ट भी यहाँ से हुआ है। अब लंगड़ा आम में क्लस्टर बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा एफपीओ कर रहे हैं, लगातार एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्लस्टर नहीं बन पा रहा। तो उनकी ये जिज्ञासा थी कि 50 हेक्टेयर की कंटिन्यूटी में एक ब्लॉक में इतना एरिया नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने अनुरोध ये किया कि इसको एक जिले में कर दिया जाए। उसके लिए माननीय आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से शासन में प्रपोजल चला गया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट जो चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होगी उसमें वो अप्रूवल हो जाएगा। इसी तरह से मेरा अनुरोध, इस एफपीओ, जितने भी एफपीओ बैठे हुए हैं, मैंने केएन सिंह साहब से भी एक अनुरोध किया था, ये बैठे हैं, जो जिन साहब की हैं, एक और वो थे सिंह साहब थे, अमित सिंह, जैसे यहाँ पर इसका मशरूम का उत्पादन और मछली का उत्पादन, सीडीओ साहब ने अभी बताया, हमारे मंडी परिषद द्वारा और एपीडा के सहयोग से यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी बन रही है चंदौली में। तो अब आप एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाए, मछली वाले भी। तो मछली का एक्सपोर्ट कैसे बनेगा, हमने उपनिदेशक मत्स्य से भी अनुरोध किया है और केएन सिंह साहब से भी कहा था कि आप क्या चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका भी क्लस्टर बने,
इसी तरह से ये मशरूम के क्लस्टर बने, शहद के क्लस्टर बने, तो यहाँ से अभी तक प्रस्ताव नहीं आ पाए हैं। हम ये चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ये करें तो इनका भी अमेंडमेंट कराया जाए और क्लस्टर बने। अभी हमारे यहाँ वाराणसी मंडल में और मिर्जापुर मंडल, 2 मंडल का लकीली में चार्ज मेरे पास है। दोनों मंडलों में 2 जगह से, एक तो गाजीपुर और एक भदोही, गाजीपुर में 2 क्लस्टर लगभग फाइनल स्टेज पे हैं और इसी तरह से भदोही में 2 क्लस्टर जो सब्जियों के हैं। आम का क्लस्टर अगर एरिया का हो जाएगा तो आम का भी क्लस्टर बन जाएगा। आपको ये पता ही है कि यहाँ से विगत 3-4 वर्षों में जब से ये एक्सपोर्ट नीति आई है तब से एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी सुख सुविधाएं एफपीओ जो किसान भाइयों के लिए वाराणसी मंडल में होनी चाहिए थी, आज की तारीख में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके बाबतपुर में सारी व्यवस्थाएं हो गई। प्लांट क्वारंटाइन का इशू था, वहां बड़े डायनेमिक अफसर बैठे हुए हैं, तो सब लोग अच्छा सा काम कर रहे हैं। एक और थी पैक हाउस बन गया है, मंडी के सहयोग से विपणन हमारे विभाग की तरफ से पैक हाउस इतना बड़ा बन गया। अब पैक हाउस के लिए भी एक इशू आया था कि ट्रेसेबिलिटी सिस्टम नहीं है, कि अगर कोई, अभी हम जीआई की जब बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है और वो आप इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे हो, तो बनारस में आज की तारीख में कोई, बनारस ही नहीं, जहां तक मेरा ज्ञान है, हो सकता है हम गलत हों, पूरे हिंदुस्तान में अभी ऐसा कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम नहीं है जिससे जैसे क्यूआर कोड से आदमी करके तुरंत भेज दे। नहीं, सीड नहीं, मैं एक्सपोर्ट की एग्रीकल्चर कमोडिटी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और खाद्यान्नों की बात कर रहा हूँ। सीड में तो ऑब्वियसली होगा, उसके लिए भी माननीय आयुक्त महोदय के अथक प्रयासों से हमने वो भी एक प्रस्ताव अभी जल्दी 5-7 दिन पहले एक ट्रेसेबिलिटी सेल के लिए गठन करने के लिए एक अनुरोध किया है। अपर मुख्य सचिव महोदय जो अपने विभाग के हमारे देवेश चतुर्वेदी साहब हैं, उनसे संभवतः वार्ता भी हुई है, तो वो एक मॉडल के रूप में ट्रेसेबिलिटी सेल का यहाँ गठन होगा, हमारे यहाँ मंडी में ही होगा, अथवा उसको जो पैक हाउस बना है उसमें किया जाएगा, उससे बड़ा आराम हो जाएगा। तो ये 2 चीजें, एक तो क्लस्टर बनाएं और क्लस्टर के लिए जो अगर आपको कोई संसाधन या कोई उसमें अमेंडमेंट करने की जो जरूरत है, उसका प्रस्ताव हमें फिशरीज वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले ये जरूर दे दें। और जैसे एनिमल का है, दूध का भी, ये काशी मिल्क प्रोड्यूसर ने बताया कि उनके साथ इतने किसान जुड़े हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि वो भी अपना एक क्लस्टर बनाए और अपना दूध को एक्सपोर्ट करें। दूध एक्सपोर्ट हो या दूध से बने हुए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप क्लस्टर बना के और जो सुविधा है वो ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दूध ही आप एक्सपोर्ट करें, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे अभी हम जीआई पे बात कर रहे हैं, कुछ चीजें जैसे अपने यहाँ का वाराणसी का लाल पेड़ा है, बहुत फेमस है, लोगों ने कहा लाल पेड़ा बहुत है, तो मैंने कहा इसको भी भाई, ये भी अल्टीमेट तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही है, बेसिकली वो दूध का ही प्रोडक्ट है, तो लाल पेड़ा को भी हमने रिकमेंड किया कि इसको भी जीआई दिया जाए बनारस में। अभी यहाँ पर 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो बनारस का ये जो बैंगन है, भंटा जिसे बोलते हैं, उसको आपका जीआई मिल गया है। अब अगर जीआई का ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होगा, क्यूआर कोड सिस्टम जनरेट हो जाएगा, तो ये भंटा कोई दूसरा आदमी, कोई मेरठ वाला या सहारनपुर वाला, मतलब उसकी डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार इसमें बहुत ही गहनता से अध्ययन कर रही है और लगी हुई है। इसी के साथ साथ हम जीआई पे भी थोड़ी चर्चा करें। जीआई के लिए भी कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग को ही नोडल एजेंसी नामित किया गया है, और फिगर इसमें मैं थोड़ा डेटा भी देना चाहूंगा। जीआई बेसिकली है क्या? पहले तो जीआई आप ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पुराने जमाने में सैकड़ों साल पहले कोई जिन्स पैदा होती थी जो विलुप्त अवस्था में जा रही थी, जैसे बनारसी लंगड़ा आम। बनारसी लंगड़ा आम यहाँ का बहुत, आज भी बनारसी लंगड़ा आम की पहचान इतनी अच्छी है, उसकी खुशबू, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। कमी किस चीज की है कि बनारसी लंगड़ा हमारा
डेवलप नहीं हो पाया, वो खत्म होने के कगार पे हो गया। इसी तरह ये बैगन यही होता है, रामनगर भंटा यही का प्रोडक्ट है और कहीं का नहीं है। बनारसी पान में आपको बताएं, बनारसी पान के लिए अभी दिल्ली में जो वो लगी थी, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, तो यहाँ के कुछ ही थे जो इसमें नमामि गंगे प्रोड्यूसर, ये इनका हमेशा ही रहता है कि साहब बन ही नहीं रहा है बनारस में, उस तरह का काम नहीं हो पा रहा। देखिए, कोई चीज शुरू होती है तो एकदम से नहीं हो जाती। बनारसी पान ने यही के एक वो थे प्रोड्यूसर, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया दिल्ली में। आप विश्वास करिए, उन्होंने 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया तक का एक पान बेचा और यहाँ से जितने भी विजिटर्स गए थे उन्होंने मतलब वहां खाया। आपका ये आदम चीनी चावल बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी और उसको भी जीआई मिला है। ये चंदौली में होता है, उसके ये बैठे हुए अजय सिंह जी। अब आदम चीनी चावल में अभी उसकी बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। एरिया बढ़ाने की जरूरत है और प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। तो आप लोगों के बीच से बात यही आ रही है कि भाई अब एरिया प्रोडक्शन तो बढ़ा लें, लेकिन उसका मार्केट क्या होगा? फिर वही ट्रेसेबिलिटी की बात है। आदम चीनी चावल उगाएं ये, और उसका फायदा कोई दूसरा ले जाए। अगर हमारे पास ट्रेसेबिलिटी होगी, सिस्टम होगा, तो हम भाई तुरंत बता देंगे ये भाई चंदौली की इस धरती का, इस जमीन का ये फ्रेग्रेंस है, ये वही आदम चीनी चावल है जो हमारे किसान ने उगाया है, बोया है, तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। अभी क्या है, ये खुद गए थे, ये एफपीओ जो हमारा चंदौली का है, अजय सिंह जी गए थे वहां, इन्होंने भी 150 रुपया किलो, 250 रुपया किलो तक का चावल बेचा है, आदम चीनी चावल। अब इन्होंने ये कह रहे हैं हमारे पास आप जितना चावल है 20-25 कुंटल हमने उसको रखा हुआ है, तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। एक मेरा अनुरोध पुनः आप सब लोगों से, देखो ये बहुत गंभीर चीज है और बहुत फायदे की चीज है। जीआई के लिए यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसी जिन्स, कोई ऐसा प्रोडक्शन हो रहा हो जो विलुप्त होने की अवस्था में है, उसको जरूर आप बताएं। जैसे इसमें ये होती है मिर्जापुर में बताई, ये जो एक है मेडिसन तीखुर और मजरी, तो तीखुर और मजरी एक ऐसी चीज है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, तो उसका भी हो सकता है कि जीआई उसे भी मिले। बहुत छोटी छोटी चीज इसको मिल गया, ये जैसे कन्नौज का इत्र है ना, इसको जीआई मिला। अब जहां जा रहा है कन्नौज का इत्र धड़ाधड़ बिक रहा है। तो ये ऐसी कॉमोडिटीज अगर आपके दिमाग में हो, आपके क्षेत्र में आपको ये लगता है कि ये हमारे क्षेत्र से इसको जीआई मिल सकता है, जीआई मिलेगा, एफपीओ उसका फायदा उठाएंगे और वो तभी हम लोगों को, किसानों को उसका फायदा होगा। अब देखिए जीआई में अभी तक आपको बताएं, अभी तक जैसे कुल जो है उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उत्पाद है 54, जिसमें कृषि उत्पाद मात्र 13 है। अभी अपने यहाँ जीआई के 13 उत्पाद हैं और उसमें भी नए कृषि उत्पाद 7 हैं जो कि बनारस से, 7 में से 4 हमारे बनारस और ये पूर्वांचल से हैं। इसमें बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल और रामनगर भंटा और बनारस पान, ये 4 हमारे हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, और ये अनुरोध एफपीओ से तो है ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित जो हमारे उप निदेशक कृषि महोदय हैं चारों जनपदों से, इसमें जीआई के ऑथराइज यूजर बनाए जाने की बात है। ये बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक इसके ऑथराइज यूजर बनाए जाएं। आयुक्त महोदय ने तो यहाँ तक कहा था कि 31 जनवरी तक कम से कम हर जिन्स के 100 ऑथराइज यूजर बन जाए हर जनपद में। तो अभी वो स्थिति नहीं बन पाई है, लेकिन कुछ बने हैं, कुछ हुआ भी है। जैसे बनारसी लंगड़ा आम में 116 हमारे ऑथराइज यूजर बन गए। ऑथराइज यूजर बनने के लिए कुछ नहीं है, ये एक 3A फॉर्म है। हम प्रयास ये करेंगे कि समस्त जिला कृषि अधिकारियों को ये फॉर्म फ्री है, हम 1 सप्ताह में उपलब्ध करा देंगे। सिंपल से उसमें भरवाना है, एक 10 रुपया का उसमें एक ड्राफ्ट लगेगा,
20-20 के बंच में बना दीजिए। चेन्नई इसका उसमें वो ऑफिस है, वहां ये चला जाएगा और इसका ऑथराइज यूजर बन जाएगा। शासन स्तर पर एक बैठक हुई थी, तो अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे कि जिले में कम से कम 500 ऑथराइज यूजर इस वित्तीय वर्ष में अवश्य बना लिए जाए। तो कृपया जो जैसे नमामि गंगे हैं, आदमचीनी चावल के हैं, बनारस इसके रामनगर भंटा के हैं, ये चारों जनपद हैं, यहीं के ये प्रोडक्ट हैं। तो चारों जनपदों के आए हुए समस्त जिला कृषि अधिकारी महोदय, उप निदेशक कृषि महोदय और खास तौर पर हम संयुक्त निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें ताकि अधिक से अधिक ऑथराइज यूजर बनाए जा सके। एक और बनारस में मॉडल के रूप में यहाँ के उप कृषि निदेशक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी जितनी तारीफ करो। मैं तो इसको शासन लेवल पे जहां मेरे मौका मिला तो मैंने बात कही। इन्होंने क्या किया कि किसी जीआई के लिए या एक्सपोर्ट संवर्धन को, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें जिला कृषि अधिकारी महोदय का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए और उस ब्लॉक में मीटिंग्स की कि भाई इस क्षेत्र में अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पोटेंशियल है मिर्च की, कहाँ पोटेंशियल है करेला की, कहाँ पोटेंशियल है परवल की। तो इस तरह के ये आइडेंटिफाई क्रॉप्स करने के लिए ब्लॉक लेवल पे मैं ये चाहूंगा, संयुक्त महोदय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हर जिले में इस तरह की, जैसे बनारस में एक मॉडल हुआ, डीएम साहब और सीडीओ साहब ने भी कहा था, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने कहा कि भाई आपका, मैंने कहा ठीक है, हमारा जो भी इंस्पेक्टर होगा हम खुद जाएंगे, और वहां गए भी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लोगों को पता चल गया कि यहाँ ये चीज मटर बहुत अच्छी हो रही है, सेम बहुत अच्छी हो रही है। ये आपका जो अभी वैज्ञानिक जो IBRI के बोल रहे थे, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिंगाड़ा गया है, ऐसी बहुत सी जिनसे हमें पता ही नहीं उस क्षेत्र में हो रही है। तो इस तरह के ब्लॉक लेवल पर रेगुलर ना करा, जैसे यहाँ तो बहुत एग्जॉस्टिव हो गया था, आप लोगों पे भी काम रहते हैं, सभी विभागों पे काम रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि साप्ताहिक एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक लेवल पे करा दें। वहाँ किसी गांव को चुन लें जहाँ बहुतायत से कोई जिन्स होती हो, और वहां पर हमारे विभाग के भी कर्मचारी जाएं, हम पहुंचे, जिला कृषि अधिकारी रहे, एक्सटेंशन वर्कर्स रहे। तो उससे ये रहेगा, वो ये कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो इतनी मिर्च हो रही है, हमारे यहाँ तो इतनी मटर है, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा, फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि भाई ये कैसे है। तो ये बातें हमें इस फॉरम से कहनी थी। दूसरा ये है कि अपने यहाँ के FPO 12 या 13 जो FPO हैं वो एक्सपोर्टर भी बन गए हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको शायद जान के खुशी होगी कि यहाँ से मिर्च, मटर, करेला, नेनुआ, ये क्या नाम, परवल, कुंदरू, बहुत सारे आम, सारी चीजें जा रही, केला का पत्ता, केला का तना, केला का फूल, ये तक एक्सपोर्ट हुआ। और एक आलू भी एक्सपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं और हाँ बिल्कुल जा रहा है, फूल भी जा रहा है। सर हमने ऑथराइज्ड यूजर के लिए जौनपुर से पिछले साल फॉर्म भरे थे, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। किसके? प्रतापगढ़ आंवले के लिए नहीं, प्रतापगढ़ आंवला का नहीं, जौनपुर है अब इस समय। प्रतापगढ़ पिछले साल सर हमने भरा था फॉर्म, अभी तक उसका कुछ, हमने पैसे भी भेजे थे, चेन्नई भेजा गया। आप 1 घंटा बाद अपना नंबर बता दीजिए, नोट कर लो। मैं 1 घंटे इस समय में आंवला की, चूंकि आंवला एक है बेसिकली ये आंवला है प्रतापगढ़ का, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन कुछ आंवला यहाँ होता है, भरा है तो आपका 100% बना होगा। जौनपुर जिले में भी आंवले की खेती अच्छी हो रही है। हाँ नहीं, नहीं सुनिए, उसमें ऐसा है ना, जो चयनित जिनसे हैं, ठीक है, जो GI के लिए चयनित जिनसे हैं, उसमें आंवला का भी है, आंवला का भी ऑथराइज यूजर बनना है, ठीक है। वो जिन्स जैसे अपने मैंने बनाया बनारस मंडल में मुख्यतः 4 चीजें हुई हैं जिसमें, और ये जिन्स ऐड है, मतलब जुड़ी हुई है प्रतापगढ़, मेरे ख्याल से फैजाबाद मंडल में। लेकिन हम आपको बता देंगे, आपका नाम नोट करा दीजिए, किसान नोट कर लो, हम आज नहीं है, आप नहीं सब, मैं ये कह रहा हूँ जौनपुर भी है, जौनपुर में भी आंवला की खेती होती है। आंवला में कितने ऑथराइज यूजर बने, एप्लीकेशन यहाँ से
आंवला में वहाँ के जिला उद्यान अधिकारी ने एप्लीकेशन भिजवाई है। 40 फार्म यहाँ से गए थे। अब उनका क्या स्टेटस है इस फॉर्म में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत आप चाहेंगे तो हम आपको बता दें। ठीक है, अभी 1 घंटे में बता देंगे बैठे बैठे, अभी हम निकलवा के अभी आपके सामने बता देंगे। ठीक है, तो ये तो आप बना लीजिए। दूसरा, जो हमारे एफपीओ एक्सपोर्टर बन गए हैं या कुछ एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप जानना चाहें तो हम बताएं कि एक्सपोर्टर कैसे बन सकते हैं। बताएं सर। बताएं, बिल्कुल बताएं। हाँ, देखिए, एक्सपोर्टर बनने के लिए बहुत कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो एक्सपोर्ट लगता है, हुआ ऐसा है नहीं, है ना। एक बार हम लोग उसमें घुसे, अब पहले ही से हम लोग थोड़े घबरा जाते हैं। बनारस वाले नंबर मांगे क्या? देखिए, बनारस में पहले जब एक्सपोर्ट हमारे यहाँ कृषि निर्यात नीति, एक और आपको बताएं, हिंदुस्तान में जब कृषि निर्यात नीति लागू हुई तो सबसे पहले हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने कृषि निर्यात नीति लागू सबसे पहले की थी। और जब यहाँ कृषि निर्यात नीति लागू हुई उस समय निर्यात से रिलेटेड पूर्वांचल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। 2019 में हुई नवंबर में, उसके बाद 20 और 21 में काम शुरू हुआ। आज की तारीख में आप समझिए यहाँ पर NABL लैब नहीं थी, NABL लैब हो गई। लाल बहादुर शास्त्री, इस पर 5 MT का एक कोल्ड स्टोरेज बन गया। आपका ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है। एक आपका ये बन गया, क्या नाम, पैक हाउस बन गया है। ठीक है, अभी 1.5 करोड़ की योजना इसकी ट्रेसेबिलिटी लैब के लिए 99% वो बन जाएगी। तो ऐसी सुविधाएं तो डेवलप हो ही रही हैं। देखिए, इसमें एक, अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग एक संस्था तो ऑलरेडी है ही, आप FPO हैं, FTC हैं, एक संस्था हो गई। एक्सपोर्टर बनने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको एक संस्था बनानी है। अब आपकी संस्था बन गई। दूसरा ये है कि इसके बाद आप उस FPO का एक अकाउंट बैंक में खुलवाएं। अकाउंट वो करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। PPT चलवा दें सर, आप बता दीजिए। फोटो खींचने के लिए प्रधान का PPT लेके हाँ, हम डलवा देंगे। ठीक है। दूसरा, अब आपने जैसे ये बना लिया, क्या नाम, बैंक अकाउंट, आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको पैन नंबर लेना होगा, ज्यादातर लोगों पे हो गई, उस संस्था का आपका पैन मिल गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका बैंक में करंट अकाउंट खुल गया, पैन नंबर लागू हो गया। इसके बाद आपको IEC एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होता है वो मिलेगा। ये आपको DGFT ऑफिस है यही बनारस में, उसका भी एक दफ्तर है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसका अभी हम PPT में डाल देंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, सब ऑनलाइन है। DGFT में आप करेंगे तो ICE कोड आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको ये RCMC नंबर, एक RCMC नंबर चाहिए, ये आपको एपीडा से मिल जाएगा। एपीडा और DGFT के दोनों की लिंक आपको भेज देंगे, आपको नोट करा देंगे। RCMC नंबर ये आपको मिल गए, आप एक्सपोर्टर बन गए, आपको लाइसेंस मिल गया। अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लस्टर बनाइए, क्लस्टर बना के प्रोडक्शन लीजिए, प्रोडक्शन का आप 30% एक्सपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करने के बाद आप एक्सपोर्ट इसकी क्लस्टर की छूट लीजिए, पर वैन की छूट लीजिए। एक और है, अभी हमारे वैज्ञानिक बता रहे थे, जो यदि हम सर डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के थ्रू करें तो? हाँ, तो भी मिलेगा। ऐसा है, बनारस में अभी डायरेक्ट एक्सपोर्टर एक ही दो लोग हैं जो हमने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ दी है। इसमें देखिए, हमारे यहाँ से मंडल से 24,88,786 रुपया ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी गई है। इसमें दुखद है ये कि उसमें से सिर्फ 2, एक माइक्रो एक्सिम
और मैं अली असरफी, ये बनारस के हैं जो एक्सपोर्टर हैं। इसके अलावा जितने एक्सपोर्टर हैं ये सब बॉम्बे बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड है, जो यहाँ हमारे यहाँ से माल इकट्ठा करते हैं इनडायरेक्ट, जैसे आपने बताया। ठीक है, उसमें भी आपने बहुत अच्छी बात बताई और उसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ झाला हो जाता था। होता क्या था, जैसे मान लो बॉम्बे में बैठा हुआ एक्सपोर्टर हमारे गाजीपुर के किसान की मिर्च खरीद रहा है और उसने एक्सपोर्ट कर दी बाबतपुर से। ठीक है, पैसे का लेन देन तो आपका है, उसका तो आपको पता है कि हमने 50 क्विंटल मिर्च बेची, हमारे इस रेट में बेची, आप बिल वाउचर देखिए। लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से है वो एक्सपोर्टर ले गया, उसे पता ही नहीं है। उसके लिए भी हमने कोशिश की है। अभी राइडर हालांकि लगा नहीं है, लेकिन मैं चेन नहीं लूंगा, राइडर लगाऊंगा। हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ के बनारस का कोई एक्सपोर्टर या बनारस की मिर्च, हमारा बॉम्बे में बैठा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, ना तो हमें पता है और ना हमारे किसान को पता है। तो मैंने कहा नहीं, बिना कृषि विपणन विभाग की मोहर के वो नहीं हो सकता है। जब होगा तो आप हमें बताएंगे, हम आपके टच में हैं कि आपकी मिर्च 50 कुंतल आई है। ठीक है, 50 कुंतल का तो दाम मिल गया, सब्सिडी लेने तो मेरे ही पास आएगा। तो जब सब्सिडी लेगा तो हमारे पास आएगा ना कि सब्सिडी ये लाया, तो मैं कहूंगा कि हाँ, राम प्रकाश को गई कि नहीं गई, भले ही वो 500 रुपया हो, 5000 रुपया हो, 5 रुपया हो। ठीक है, तो वो एक आदमी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 24 लाख रुपया एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ले गया है ना, हो सकता है हम एकदम से सिरे से खारिज नहीं करेंगे, बहुत से एक्सपोर्टर भी बड़े अच्छे हैं, होते भी हैं, सब्सिडी कहो आप लोगों को मिली भी हो, लेकिन अगर इस तरह का राइडर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाएगा तो वो आसानी रहेगी। तो मैं आप लोगों से पुनः यही अनुरोध करूंगा। हाँ, जो अभी वैज्ञानिक महोदय कह रहे थे कि क्लस्टर की बात, तो कई क्लस्टर बन रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि क्लस्टर तो बहुत हैं, जैसे अभी एफपीओ बताए 200 कुछ संख्या बताई थी, लेकिन वो उन मानक पे खड़े नहीं उतर रहे हैं जो एक्सपोर्ट नीति के मानक हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी 4-5 हैं जो इस स्टेज पे आ गए हैं कि उनको सब्सिडी मिलेगी। और बनारस में या बनारस मंडल में लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और उन्हें जल्दी से मिलेगी। इसी नीति का एक पार्ट है, जैसे अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, आप मान लीजिए कोई वो लगाना, प्रसंस्कृत वो लगाना चाह रहे हो, यूनिट लगाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे गाजीपुर में उनका काम चल रहा है, राम कुमार राय एक लगा रहे हैं, वो मिर्च का, हरी मिर्च का पाउडर, इसकी डिमांड है। तो उसमें क्या है कि उस पर भी नीति में प्रोविजन है, 25 लाख रुपया तक उस पर सब्सिडी है। यदि आप इस तरह का कोई वो लगाते हो, प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो, तो 25 लाख की सब्सिडी का प्रोविजन है। उत्तर प्रदेश सरकार आपको 25 लाख सब्सिडी देगी, या टोटल कॉस्ट का जो आपका होगा उसका 10%। उसमें भी एक राइडर उसमें भी है कि आप उसका 40%, जैसे क्लस्टर में 10 लाख रुपया आप तक मिलेगा, जब आप उसका एक्सपोर्ट करेंगे 30%। ठीक है, और इसी तरह उस प्रोसेसिंग यूनिट से आप प्रोसेस करके उस प्रोडक्ट को किसी इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हो तो उसमें आपको 40% सब्सिडी, 40% एक्सपोर्ट करना अनिवार्य है, तो आपको 25 लाख रुपया मिलेंगे। इसी तरह से अभी हालांकि यहाँ बनारस में चूंकि हमने बीएचयू के लिए प्रयास किया था, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट ने उसे नहीं माना है। सरकार ने यह भी कहा कि किसानों के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण एफपीओ हमारे सब, भाई भारतवर्ष का स्ट्रक्चर ही इसी तरह का है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के जो कोर्सेज हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इस तरह के अगर कोई कोर्स चला रहा है और वो आदमी या वो बच्चा, उसको मान लीजिए 1 लाख रुपया फीस देनी पड़ती है साल में, तो लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि वो सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट वाला नहीं। सरकारी इंस्टीट्यूट से अगर वो कर रहा है तो 50,000 रुपया उस बच्चे की वार्षिक फीस माफी होगी। यदि कोई सरकारी कॉलेज अपने यहाँ मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स शुरू करना चाह रहा हो जिसमें बच्चों की संख्या 25 से ज्यादा हो,
मोर देन 25 हो तो उस पर एक मुश्त 50 लाख रुपया का प्रोविजन है, 50 लाख रुपया उस संस्था को दिए जाएंगे। तो इस तरह के ऐसी हैं और लोग लाभ ले रहे हैं, क्लस्टर भी बना रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं, जीआई का भी काम हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा इसमें लगें। मैं चाहता हूं कि जीआई पर बनारस में सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बनारस मंडल से ही हुए हैं और इसका फायदा भी फिलहाल बनारस मंडल वालों को मिल रहा है और आगे अच्छा मिले। बनारस के किसान, बनारस मंडल के किसान, पूर्वांचल के किसान लाभान्वित हो। सरकार की जो मंशा है किसानों की आय दोगुनी हो, उसको अमली जामा पहनाया जा सके। इसमें हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से जहां भी आपको आवश्यकता हो, चाहे तो मेरा नंबर नोट कर लें।